पायल की दोनों नंदों प्रिया और कविता का स्वभाव बेहद बिगड़ा हुआ था। वो बड़ों की इज्जत नहीं करती थी, पड़ोसियों से बदतमीजी से बात करती थी और रिश्तेदारों को भी अपमानित करने से नहीं चूकती थी। उनकी बुरी आदतों में देर रात तक पार्टियां करना, झूठ बोलना, रात को देर से घर लौटना, हर बात पर झगड़ा करना शामिल था। अरे भाभी, ये क्या है? रोज वही पुरानी सब्जी और पराठे। कभी कुछ अच्छा बनाना नहीं आता क्या आपको? प्रिया, अगर तुम्हें इसकी जगह कुछ और खाना है तो बोल, तो मैं बना दूंगी। अरे रहने दो भाभी, तुम्हें तो सिर्फ माँ और भाई की परवाह है, हमें कौन पूछता है? हम दोनों तो इस घर में सबको गलत ही दिखते हैं। क्या बात कर रही हो तुम दोनों? पायल सुबह से उठकर सबके लिए काम करती है और तुम्हें शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं आता। एक तो बेचारी तुम दोनों के लिए नाश्ता बनाती है, ऊपर से तुम दोनों के नखरे खत्म नहीं होते। माँ, आप तो हमेशा भाभी का ही पक्ष लेती हो, हमें तो जैसे कोई पूछता ही नहीं इस घर में। हम दोनों खुद के बारे में खुद ही सोचती हैं। और हाँ माँ, हमारी टेंशन मत लो, हम दोनों अपनी चिंता खुद कर सकते हैं। चल प्रिया, हम बाजार से कोई नाश्ता कर लेंगे। यहाँ रहकर इन दोनों के सड़े से चेहरे देखकर अपना दिन नहीं खराब करना हमें। कविता सुनो तो, मैं कुछ और बना देती हूँ। रहने दो बहू, ये दोनों बहुत बदतमीज होती जा रही हैं। इन्हें बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं रह गई है। तुम इन दोनों की फिक्र मत करो, अपने आप खा पी कर आ जाएंगी। जब से इन दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है, ये दोनों बहुत ज्यादा हाथ से निकल गई हैं। घर पर थोड़ी देर भी नहीं टिकती। सोमेश का काम कब खत्म हो रहा है बहू? कब आ रहा है वो वापस? माँ जी, अगले महीने आने को बोल रहे हैं। बस तो ठीक है, सोमेश के आते ही मैं इन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूंगी। मैं चाहती हूँ इन दोनों की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, नहीं तो ये दोनों न जाने क्या करेंगी। हैं तो दोनों मेरी बेटियां ही, मैं इन दोनों का कभी गलत नहीं सोचूंगी। मुझे इन दोनों के भविष्य की बहुत चिंता है, पता नहीं सब कैसे होगा। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ इन दोनों के लिए अच्छे घर का रिश्ता जरूर मिलेगा, सब अच्छा होगा। पायल की सास को दोनों बेटियों की बहुत चिंता थी। पायल भी जानती थी कि उसकी दोनों नंदे अभी सही गलत का फैसला नहीं कर पाती हैं और ना ही कुछ सुनने को तैयार होती हैं। इसलिए पायल ने समय के साथ सब कुछ ठीक होने का इंतजार किया। एक दिन पड़ोसी मिसेस मेहता सविता देवी को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने आई। प्रिया और कविता अपने कमरे में थी। सविता जी, आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ शादी में समय पर पहुंचना है, कोई आनाकानी नहीं चलेगी। आप तो जानती ही हो उर्मिला जी, सोमेश तो ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए मुंबई गया हुआ है, बाकी हम लोग जरूर आएंगे। वैसे आप कब कर रही हो अपनी प्रिया कविता की शादी? हम तो कब से मिठाई खाने के लिए बैठे हैं, ढूंढ ही रहे हैं। जैसे ही अच्छे रिश्ते मिलेंगे हम दोनों की एक साथ ही कर देंगे। प्रिया और कविता बाहर से आई आवाज सुन रही थी। वो दोनों चिढ़कर बाहर आती हैं। आंटी, आपको हमारी शादी की चिंता छोड़कर अपनी बेटी की शादी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आपकी बेटी की शादी बहुत बोरिंग होने वाली है और हमारे लिए तो रिश्तों की लाइन लगी रहती है। वो तो हमें अपनी टाइप के लड़के पसंद नहीं आ रहे। हम आपकी बेटी की तरह तो है नहीं, आपने जैसा कहा वैसे ही चंपू लड़के से शादी के लिए हाँ कह दें। सॉरी अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो। प्रिया और कविता मिसेस मेहता को ताने देकर कमरे में वापस चली जाती हैं। बेचारी मिसेस मेहता ने तो अपनेपन से बात कही थी, पर प्रिया और कविता ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। माफ करना उर्मिला जी, क्या करूं, दोनों किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती हैं। वैसे बस आपको अपनेपन से एक सलाह देना चाहती हूँ, अपनी दोनों बेटियों को समय रहते संभाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों घमंड में आकर कुछ ऐसा गलत कर दे जिस पर इन दोनों को बाद में पछतावा हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, नमस्ते। मिसेस मेहता चली जाती हैं। उस दिन सविता देवी का बहुत अपमान हुआ था। तुम दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं है किसी से कैसे बात की जाती है। अगर ऐसा ही तुम्हारा हाल रहा तो सारी उम्र कुमारी रहना। अरे बनाकर रखनी पड़ती है सबसे, तभी अच्छे रिश्ते हाथ आते हैं। मिसेस मेहता की बहुत जान पहचान है अपनी रिश्तेदारी में, मैंने उनसे तुम दोनों के लिए रिश्ता बोला हुआ है ढूंढने के लिए। कोई जरूरत नहीं है माँ हमारे लिए रिश्ता ढूंढने की, हम अपने लिए रिश्ता खुद ढूंढेंगे। हम अमीर खानदान ढूंढेंगे जहां पर हमें हर तरह के ऐशो आराम मिल सके। प्रिया तो बता रही थी ना, रजनी ने एक रिश्ते कराने वाली बताई है जो बहुत बड़े घरों में रिश्ता बताती है। एक नई कंपनी खुली है रिश्ता करवाने की। हाँ, इस बारे में रजनी से ही बात करते हैं। चल हम दोनों उसके घर चलते हैं। पर ऐसे किसी नई कंपनी पर विश्वास करना क्या ठीक रहेगा? पहले एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लेना। प्रिया और कविता ने पायल की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सहेली रजनी के घर चली गई। अरे तुम टेंशन मत लो, अनीता आंटी इस लाइन में बहुत समय से हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिश्ते करवाए हैं, बहुत फेमस हैं वो। तुम दोनों को अनीता आंटी से मिलना चाहिए। वो बड़े घरों के लड़कों के रिश्ते करवाती हैं। थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैंने भी उन्हें पैसे दिए हुए हैं अपने लिए बड़े घर का रिश्ता बताने को। मुझे तो उन्होंने काफी अच्छे रिश्ते बताए भी हैं। मैं तो सेलेक्ट करती रहती हूँ। वैसे अभी तक बात नहीं हुई है मेरी किसी से, पर प्रोफाइल्स अच्छी हैं। अरे पैसों की कोई टेंशन नहीं है, वो तो हम दोनों आंटी जी को दे ही देंगे।
बस हमें तो अमीर घर का लड़का चाहिए जो हमारे नखरे भी उठा सके और हमारी फरमाइशें भी पूरी कर सके। तो ठीक है, तुम बिल्कुल सही जगह जा रही हो। अभी हम अनीता आंटी के घर चलते हैं। प्रिया और कविता बिना सोचे समझे अनीता जो रिश्ते करवाती थी उससे मिलने चली जाती हैं। रिश्ते करवाने वाली अनीता ने उन्हें अपने मीठे शब्दों में उलझा लिया। आप दोनों बहुत खूबसूरत हो, मेरे पास आप दोनों के लिए बड़े घरों के रिश्ते हैं, और शर्त यह है कि मैं पूरे पैसे पहले ही एडवांस में ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आजकल किसी का भरोसा नहीं। मैं रिश्ता करवा दूं, शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हारे घर चक्कर थोड़ी काटती रहूंगी। ससुराल में बार बार आना भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे तुम पहले ही पैसे जमा करवा दो, सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। ठीक है आंटी जी, हम आपको कल पैसे जमा करवा देंगे, बस आप अच्छे रिश्ते बताना। हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है, बस लड़का अमीर और स्टाइलिश होना चाहिए। हाँ, और थोड़ा विदेश में रहता हो तो मजा ही आ जाएगा। अनीता ने उन्हें जल्दी से पैसे देने के लिए मना लिया। प्रिया और कविता लालच में आ गई। वो अनीता की बातों के जाल में फंस गई और उन्होंने अगले दिन ही अनीता को 2 लाख रुपए पकड़ा दिए। अब वो अच्छे रिश्ते आने का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों तक अनीता प्रिया और कविता को टालती रही कि आज रिश्ता बताऊंगी, कल रिश्ता बताऊंगी। बात चल रही है, ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन प्रिया और कविता के पास रजनी का फोन आता है और वो बताती है कि अनीता फ्रॉड निकली और वो सबको ठग कर देश छोड़कर अपने पति के साथ कहीं और भाग गई है। तभी पायल उनके पास आती है। पायल सब कुछ सुन चुकी थी। भाभी प्लीज आप माँ और भैया को इस बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो हम दोनों को बहुत डांटेंगे। कहीं ऐसा न हो कि वो हमें घर से निकाल दे। सॉरी भाभी, हमें नहीं पता था कि अनीता फ्रॉड निकलेगी। हम तो उसकी बातों में आ गए और हमने उसे पैसे दे दिए। मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम दोनों को भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दोनों अब सुधर जाओगे और कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे और माँ जी का कहना मानोगी। पायल समझ जाती है कि प्रिया और कविता को अपनी गलती का एहसास है। प्रिया और कविता अपना नेचर चेंज करती हैं। अपनी बेटियों में आए चेंज को देखकर सविता बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद सोमेश भी वापस आ जाता है और प्रिया और कविता के लिए बहुत अच्छे घरों के रिश्ते मिल जाते हैं। और कुछ समय बाद पायल की दोनों नंदों की शादी हो जाती है। प्रिया और कविता अपनी भाभी पायल को थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो खुशियां आई थी और उनमें जो चेंज आए थे वो सब पायल की वजह से ही थे। रोहित आज ऑफिस से दोपहर में ही आ गया। अरे देवर जी, आज दोपहर में ही आ गए, क्या बात है? हाँ भाभी, आपको तो पता ही है, आज लंच लेकर नहीं गया था और बाजार का कुछ खाने का मन नहीं था। सोच रहा था घर आकर आपके हाथ के गरम गरम पराठे और सब्जी खाऊंगा। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी बनाई है। मुझे पता था कि तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। मेरे दिल में आवाज आई कि तुम आने वाले हो, इसलिए मैंने भिंडी की सब्जी बना ली। ओह भाभी, आपकी इन्हीं अदाओं पर तो मुझे प्यार आता है। मेरा तो जी कर रहा है कि भिंडी की जगह आपको रोटी के साथ लपेट कर खा जाऊं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बीवी नहीं जो मुझे लपेट कर खाओगे। हाथ तो लगा कर दिखाओ। अच्छा जी, अभी बताता हूँ। छोड़ो न देवर जी, कोई आ जाएगा। माँ जी कमरे में सो रही हैं, ऐसी आवाजें सुनेंगी तो जाग जाएंगी और पता नहीं क्या सोचने लगे। हाँ ठीक है, पर मनाली जाते समय मुझे प्रॉमिस करो तुम ट्रेन के डिब्बे में मेरे साथ ही बैठोगी। अच्छा, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारे बराबर में बैठी होगी, मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ पाऊंगी भला? अरे कोई बात नहीं भाभी, उसे बड़ा पता चल रहा है, वो बहुत सीधी है और थोड़ा बहुत प्यार का नाटक उसके साथ भी कर लूंगा। रोहित का अपनी भाभी सोनिया के साथ नाजायज रिश्ता था, पर इस बात के बारे में घर में कोई भी नहीं जानता था। दोनों चोरी छुपे क्या बुरा कर्म कर रहे हैं, इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। रोहित की सगाई हो चुकी थी। उसकी मंगेतर प्रिया की सगी बहन रिचा मनाली में रहती थी। रिचा का बेटा हुआ था, इसलिए वो खूब धूमधाम से अपने बेटे का नामकरण संस्कार कर रही थी। इसमें उसने रोहित के परिवार वालों को भी बुलाया था, इसलिए रोहित और उसकी फैमिली प्रिया की फैमिली के साथ रिचा के घर मनाली फंक्शन में जा रहे थे। रोहित की शादी को सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए थे, फिर भी रोहित और सोनिया की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग मनाली के फंक्शन के लिए निकलते हैं। ट्रेन में अलग अलग सीटों पर सब बैठ गए थे। सोनिया का पति अनुज उसे माँ की सीट पर बैठने के लिए कहता है। सोनिया, माँ की सीट पर बैठ जाओ। प्रिया और रोहित एक साथ बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रिया काफी देर से माँ की सीट पर बैठी है। हाँ हाँ, कोई नहीं प्रिया, आ जाओ, तुम रोहित के साथ बैठो, मैं माँ के पास बैठ जाती हूँ। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे डिब्बे में हैं, कहीं तुम उनके बिना उदास तो नहीं हो रही हो? कहो तो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी पापा से अभी मेरी फोन पर बात हुई है, उन्होंने खाना खा लिया है, वो सो चुके हैं। सोनिया, कोई बात नहीं, प्रिया ने आगे चलकर हमारे घर की बहू ही बनना है। सोनिया को यहीं बैठे रहने दो।
इसी बहाने वो हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता लेगी। प्रिया रोहित की सीट पर ही बैठ जाती है। गाड़ी का एसी फुल स्पीड पर था, इसलिए सबने कंबल ओढ़ रखे थे। कुछ देर बाद अनुज और सोनिया की सास अपनी अपनी सीट पर सो गए। प्रिया को भी नींद आ रही थी। रोहित के कंबल में ही वो एक साइड में सो गई। प्रिया को रोहित के कंबल में सोता देखकर सोनिया मन ही मन गुस्से में आ रही थी और वो गुस्से में रोहित के फोन पर मैसेज करने लगी। रोहित, मुझे तुम्हारे कंबल में आना है। तुमने प्रिया को अपने कंबल में घुसा रखा है, उसे हटाओ, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। भाभी ऐसे कैसे हटा दूं? वो मेरे बिल्कुल नजदीक बैठी है। अच्छा, कोशिश करता हूँ। प्रिया, भाभी को ना सामने माँ के साथ परेशानी हो रही है, हम अपनी सीट पर बैठा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ भाभी, आप भी यहीं आ जाओ। ठीक है, वैसे मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनूंगी ना? भाभी, आप भी ना कैसी बातें करते हो, प्लीज। सोनिया बहुत खुशी से रोहित के कंबल में घुस जाती है और रोहित को छेड़ने लगती है। तभी प्रिया रोहित के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाती है। तुम तो बोल रहे थे ट्रेन में मेरे साथ टाइम बिताओगे, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम इस प्रिया के साथ बैठे हो, देखो ना तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर बैठी है, इसका सिर हटा दो। भाभी, अगर मैं इसका सिर हटा दूंगा तो ना अच्छा नहीं लगेगा। अभी जैसे तैसे प्लीज ऐसी बैठी रहो। मैं ये मौका मिल रहा है ना साथ बैठने का, मैं आपको बैठा रहा हूं ना साथ, वो कम है क्या? ओहो देवर जी, आपकी तो टोन ही बदल गई। सही है, मैं आपकी भाभी हूँ, बीवी नहीं। ये बात तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। क्या भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। देखो ना, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना, मैं आपके साथ हूँ। ये देखो, प्रिया तो साइड में है। मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ हो? मुझे तो तब यकीन होगा ना जब आप मुझे अपना थोड़ा समय दोगे। प्लीज देवर जी, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेना है। भाभी, यहाँ ये कोई जगह नहीं है। देखो देवर जी, मेरा बहुत मन है आपको गले लगाने का, मैं नहीं रुक सकती। सोनिया रोहित से चिपकने लगी और कुछ देर बाद जब सब गहरी नींद में सो गए तो रोहित और सोनिया ट्रेन के वॉशरूम में जाने लगे। अचानक प्रिया उठ जाती है। अरे रोहित, भाभी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? वो सोनिया, भाभी को वॉशरूम जाना था तो मुझे लगा रात का टाइम है तो अकेला न जाए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं चलूं? नहीं नहीं, तुम आराम से सो जाओ, हम दोनों चले जाएंगे। सोनिया रोहित के साथ वॉशरूम में चली जाती है और बस वहां उनकी बेशर्मी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और आकर सो जाते हैं। अगले दिन सब लोग मनाली पहुंचते हैं। प्रिया की बहन रिचा ने फंक्शन के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह ले रखी थी जो ऊंची पहाड़ी पर थी। सब लोग फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे कि तभी सोनिया का ध्यान फोटो खिंचवाते हुए हट गया और वो ऊंची पहाड़ी से गिरने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। कोई बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी, मैंने इस पेड़ को पकड़ा हुआ है, ये पेड़ टूट रहा है। सोनिया की नजरें रोहित को देख रही थी पर रोहित सोनिया के करीब भी नहीं आया। अचानक अनुज सोनिया को अपना हाथ देता है। सोनिया, घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा हाथ पकड़ लो सोनिया, मुझ पर विश्वास रखो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। सोनिया की आंखों में आंसू थे। उस समय वो अनुज की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देख रही थी जो रोहित की आंखों में नहीं था। सोनिया को समझ आ जाता है कि रोहित और उसके बीच जो भी रिश्ता था वो सिर्फ एक सम्मोहन था और कुछ नहीं। सच्चा प्यार तो अनुज करता था, जिसने अपनी जान पर खेलकर सोनिया को बचाया। जैसे ही सोनिया ऊपर आई, वो झट से अनुज के गले लग गई और बहुत धीमी आवाज में उसने अनुज को सॉरी बोला। सॉरी अनुज, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझ सकी। तुम मुझे कितना प्यार करते हो ये मुझे आज पता चला। अरे क्या हुआ सोनिया, तुम ठीक हो? घबराओ नहीं, और मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मेरे से भी ज्यादा। कोई नहीं समझ पाता कि सोनिया उस समय क्या कहना चाहती थी और उस दिन सोनिया और रोहित के नाजायज रिश्ते का सोनिया खुद अंत कर देती है और अपने आप को बदल देती है। वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाता है।